कैपिटल न्यूज़ मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। यूँ तो पलामू अकाल की मार झेल रहा है, लेकिन बीते दिनों हल्की बारिश से जहां गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं बरसात का मौसम शुरू होते ही बीमारियां भी शुरू हो चुकी हैं और ग्रामीण इलाकों में जो हम कह सकते हैं कि सांप हो या बिच्छू हो, इस तरीके के जो कीटाणु हैं वो भी काफ़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ आज हम पहुँचे हैं सिविल सर्जन कार्यालय में। हमारे साथ सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंह हैं और इनसे हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन बरसात के सीज़न में जो सीजनली हम वायरल फीवर कर सकते हैं या डायरिया का भी प्रकोप बढ़ता है, इन सब बीमारियों से बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष और फाइलेरिया के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, MDAIA, आई फ्लू बढ़ा हुआ, इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अनिल कुमार सिंह हैं। स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ पर। और सर, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे इस बरसात में वायरल फीवर कहें या कहें आई फ्लू जो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसको लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे इसका बचाव संभव है इससे? धन्यवाद। सबसे पहले तो पलामू वासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही उनसे आग्रह है कि बरसात में होने वाली यदि कोई बीमारी आपको होती है तो किसी झोला छाप या झाड़ फूँक के चक्कर में न पड़ के आप सीधे अस्पताल जाएं। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो सर्दी खांसी बुखार होता है उसके लिए दवाएं उपलब्ध हैं। सर्पदंश जो होता है उसके लिए भी हर ब्लॉक में सर्पदंश की दवा उपलब्ध है। तो मेरा आग्रह होगा कि यदि इस तरह का कुछ होता है तो आप वहां जाएं और चिकित्सक के गाइडलाइन के अनुसार जो निर्देश देते हैं उनका पालन करें। झाड़ फूँक के फेरे में नहीं रहें, उससे जान को खतरा होता है। चौथी बात आपने कही कि डायरिया गैस्ट्रोएंटेराइटिस का प्रकोप बढ़ेगा, तो उसमें है कि सबसे पहले ताज़ा खाना ही खाएं, बासी न खाएं। रख के जो खाना बनाते हैं उसको ढक के रखें। शौच के पूर्व, शौच के बाद और खाने के पूर्व हाथ को साबुन पानी से अच्छे से साफ करें और तब भोजन ग्रहण करें। और तुरंत ही बर्तन को साफ करके कहीं स्टोर करके रखने की आवश्यकता नहीं हो कि सुबह का शाम, शाम का सुबह जो खा रहे हैं उससे बचें। बाहर का खाना भी नहीं खाएं, जो ठेले खोमचे पर लोग बेचते रहते हैं उससे भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस की संभावना बढ़ती है। साथ ही जो आई फ्लू की बात हो रही है, तो आई फ्लू में सबसे पहले तो आपको आँख में असहज महसूस होगा, आँख में थोड़ी जलन होगी, थोड़ी खुजली होगी, आँख लाल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने आँख को बार बार नहीं छूना चाहिए, हाथ को साफ कर लें। और यदि इस तरह की परेशानी है तो साफ पानी से अपने आँख को धोएं, गाढ़े काले रंग के चश्मा का सेवन करें। और यदि कोई व्यक्ति आपके परिवार या समाज में इस प्रकार का है तो उनसे दूरी बनाए रखें, कम से कम 2 मीटर की दूरी रखें और तब बातचीत करें। और जिनको हो गया है वो भी इससे बचें कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह में न जाएं। रात को सोने से पहले जो दवाएं उपलब्ध हैं उसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप आप 2 बार 3 बार डालें। जिस आँख में हुआ उसमें आप 4-5 बार डालें, जिसमें नहीं हुआ है उसमें भी 1-2 बार डालना है। बेहतर होगा कि दोनों आँखों के लिए अलग अलग ड्रॉप रखे जाएं। अगर संभव नहीं है तो उसी ड्रॉप नंबर से आप पहले अच्छे आँख में डालिए, तब बीमार ग्रसित जो आँख में बीमारी होगा उसमें डालें। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। अभी वर्तमान में कुछ वायरल फीवर चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों का डेंगू भी आइडेंटिफाई हुआ है। डेंगू बुखार के जो प्राइमरी लक्षण हैं वो क्या है, कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाए? डेंगू बुखार के विषय में कि उसमें सामान्य बुखार की तरह बुखार आता है, बदन में काफ़ी दर्द होता है, तो उसमें आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए, जांच कराना चाहिए। जांच कराने के बाद सैंपल को हम लोग भेज के वायरल लैब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में है, यहाँ अगर नहीं होता है तो हम लोग रांची भेज के कंफर्म कराते हैं कि डेंगू ही है। ऐसे सामान्यतः देखा जाता है कि उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। डेंगू हेमोरेजिक फीवर है तो वो बुखार जो 4-5 दिन के बाद छोटे छोटे जो स्किन पर फेयर स्किन वालों को दिखेगा कि लाल लाल धब्बे टाइप से पड़ रहे हैं, जिसको हम लोग हेमरेज बोलते हैं, सबक्यूटेनियस हेमरेज होता है, उसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है। तो प्लेटलेट्स कम हो जाने पर अगर काउंट कराने में आपको आता है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है और ये लक्षण डेंगू का हो सकता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट हम लोग कराएंगे। उसके लिए
आपको तरल पदार्थ का सेवन करते रहना चाहिए, पैरासीटामोल का टैबलेट लेना चाहिए और साथ ही साथ कोई एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स भी लें ताकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि शरीर की जब रोग निरोधक क्षमता कम होती है और कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो साधारण बैक्टीरिया जो प्रायः इन्फेक्शन नहीं करता वो भी एक्टिव हो जाता है और इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में सर समझना चाहिए। मिशन इंद्रधनुष इस बार पूरे देश में मनाया जा रहा है और ये जो अभी यहाँ चल रहा है इसमें हम लोगों ने 0 से 5 साल तक के बच्चों को लक्षित किया है। 0 से 5 साल तक के बच्चों को पहले जब मिशन इंद्रधनुष होता था तो 0 से 2 साल के बच्चे को हम लक्ष्य रखते थे। इस बार 5 साल के बच्चों को रखने का कारण ये हुआ कि बीच में 2 साल जो कोरोना हुआ, इसेंशियल सर्विसेज के तहत हम लोगों ने इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम तो किया, मगर लॉकडाउन के चलते उतने लाभार्थी आ नहीं पाते थे। तो वो बच्चे जो 2 साल पहले उनको पढ़ना चाहिए था तो अब 2 साल बाद 4 साल के हो गए होंगे, तो हमने इसको 5 साल का सरकार के द्वारा गाइडलाइन में 5 साल से नीचे के छूटे हुए सभी बच्चों को उनके लिए उपयुक्त टीका दिया जा रहा है। साथ में गर्भवती महिलाओं को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है, वो भी लें। और इसके साथ ही हम लोग ये कर रहे मिशन इंद्रधनुष में जो गर्भवती महिला हमारे कांटेक्ट में आ रही हैं टेटनस के टीका लेने के लिए, उनका हम लोग एंटीनेटल चेकअप भी कर रहे हैं ताकि हमारा एंटीनेटल चेकअप का जो कवरेज है, जो उपलब्धि है वो बढ़े। मिशन इंद्रधनुष में हम लोग करें। साथ ही अभी कल से हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें फाइलेरिया उन्मूलन के लिए हम लोग MDA IDA ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कल हमारा बूथ डे था, कवरेज काफ़ी अच्छा रहा है और आज हम लोग घर घर घूम के दवा प्रशासक के द्वारा सभी लक्षित ग्रुप के लोगों को दवा दी जा रही है। इसमें 2 साल के नीचे के दवा नहीं देना है और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को नहीं देना है। साथ ही उन लोगों को भी दवा नहीं देना, प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं उनको भी दवा नहीं देना है, फाइलेरिया उन्मूलन ये नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि हमको फलाने ड्रग से एलर्जी है, हमको खाने के बाद रिएक्शन करता है, तो उनको भी हम लोग नहीं देंगे। और इसमें हमारा लक्ष्य 87.5% होता है, 87.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन होता है। 12.5% हम लोग ये गर्भवती 2 साल के नीचे गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को, जो किसी को सेंसिटिविटी रिएक्शन कभी हुआ है कि ड्रग से, अगर उनको पता है, वो कहते हैं कि हमको ये सूट नहीं करता है, तो हम लोग उनको भी देंगे। इसमें सावधानी ये है कि ये दवा किसी भी सूरत में खाली पेट में नहीं लेना है, कुछ खाने के बाद ही सेवन करें। दूसरा है कि दवा बांटना नहीं है कि आप मुझे दे दें मैं बाद में खा लूँगा। आप खाना खा लें, हमारे प्रशासक आपके यहाँ बैठेंगे और वो अपने सामने आपको दवा खिला देंगे। आपके लंबाई और उम्र के हिसाब से जो उचित डोज होगा वो आपको खिला देंगे। 10-20 मिनट आपके साथ बैठ के वेट कर लेंगे ताकि कुछ प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। इसमें ज़्यादातर होता है कि जिनके पेट में कीड़ा वगैरह होते हैं तो इसमें हम लोग कीड़े की दवा भी देते हैं, तो वो कीड़ा जब दवा लेने के बाद मरने लगता है, इसको हम लोग मारते हैं, तो वो अपना टॉक्सिन लिबरेट करता है, तो थोड़ा एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट या पेट हो रहा है टाइप का लगता है, असहज महसूस होता है, तो वो कंसोल करके हम लोग, या किसी को वोमिटिंग भी हो सकती है, तो सभी दवा प्रशासकों के साथ इन प्रतिकूल प्रभावों से लड़ने के लिए दवा दी गई है। ऑनलाइन भी है उनके पास, इंजेक्टेबल में सारी चीज़ें की व्यवस्था है। तो मेरा अनुरोध होगा सभी लोगों से कि आप ये दवा का सेवन उनके सामने ही करें, कभी किसी भी सूरत में उनसे दवा मांग के घर में रखें नहीं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सुन रहे थे, अभी हमारे साथ सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंह थे। इन्होंने कई बीमारियों के लक्षण, उनसे बचाव का भी उपाय बताया और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सजग रहें और जानकारी के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।